नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का हमारा टॉपिक है हॉब्स, लॉक, रूसो। इन्हीं से संबंधित हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। इसमें जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा वीडियोज़ के थ्रू, और प्रैक्टिस भी होगी जिसमें कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे और होल सिलेबस की प्रैक्टिस होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे हम ये हॉब्स, लॉक, रूसो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इनके विचारों को जान लेते हैं तो हमें क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हैं, या अदरवाइज़ एक बार हमने अगर प्रैक्टिस में देख लिया तो वो लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं। और अगर हम इनके विचारों को नहीं जानते हैं, इनके विचारों को डेप्थ में जाकर के नहीं समझते हैं, तो वही चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं, भूलते हैं और कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए मैंने वीडियोज़ बना करके ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो चैनल पर विजिट करके आप उसको देख लें। टाइम नहीं है तो स्पीड पे डालकर देख लें, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस थिंकर्स के बारे में आंसर दे रहे हैं उनके विचार आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप सही से आंसर दे पाएंगे। आयोग आपको चाहे जितना घुमाए, आप घूमेंगे नहीं। आपको पता है कि लॉक क्या कह रहे हैं, हॉब्स का क्या विचार था और रूसो किसके समर्थन में थे। तो जब वो पता है तो आयोग कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, आपको सब चीज़ें पता हैं, आप कर लेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि सारे वीडियोज़ आप जो बेसिकली फ़िलॉसफी से संबंधित हैं, जो दर्शन है इन विचारों का, दार्शनिकों का, वो पक्का देख लें। स्पीड पे डाल के देख लें, अगर टाइम की कमी है ट्रेवल करते हुए देख लें, कभी कुछ कहीं थोड़ा बैठे हैं इधर उधर आते जाते, तब देख लें, पर देख पक्का लें, क्योंकि इनके विचारों के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पर 100% मार्क्स निकालने हैं तो। और इसका पार्ट बड़ा होता है, जो थिंकर्स का पार्ट पेपर में बड़ा होता है, आप लोगों को ये पता होगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स प्रथम की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, या पैट्रियार्का, या दास कैपिटल, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जेम्स प्रथम की पुस्तक है, तो ये इनकी पुस्तक हो जाएगी द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड के राजा थे। जब हॉब्स का जन्म होता है इंग्लैंड में, तो ये जेम्स प्रथम ही वहाँ के राजा थे। जबकि जो है पैट्रियार्का, ये है रॉबर्ट फिल्मर की बुक है। ये रॉबर्ट फिल्मर की बुक है, रॉबर्ट फिल्मर। और ये राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के, राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के जनक हैं। ये जनक माने जाते हैं रॉबर्ट फिल्मर। जबकि दास कैपिटल की बात करते हैं तो ये किसकी बुक है? दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है रूसो द्वारा लिखी गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सभी बुक हो गई। द लॉ ऑफ मोनार्की, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की पुस्तक जेम्स प्रथम की है। ऑप्शन ए सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? चार्ल्स प्रथम जो कि जेम्स प्रथम के बेटे थे, इंग्लैंड के राजा के, तो उसके बाद जो है जेम्स प्रथम के बाद चार्ल्स प्रथम राजा बनते हैं 1625 में। तो जो है उसके बाद ये जो है ऑप्शन है आपके सामने 1649, 1776, 1789, 1688। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? 1649 में दी गई थी इनको फांसी। और इसी को खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, खूनी क्रांति। और ये आधुनिक समाज की पहली क्रांति भी इसको मानते हैं, कहते हैं यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई है। जबकि 1776 में क्या होता है
1776 में होती है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति होती है। 1789 में क्या होता है? 1789 में होता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति होती है। ये क्रांति ऐसी होती है कि पूरे देश के जो राजतंत्र हैं उनको समाप्त करने का एक रास्ता, एक प्रोसेस तैयार कर देती है। इतना इसलिए इस क्रांति का बहुत महत्व है जो फ्रांसीसी क्रांति होती है। और 1688 की बात करें तो ये इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इसको बोलते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से कहा जाता है। कब होती है ये? 1688 में होती है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। हॉब्स जो है अपने टाइम पीरियड में ये 2 बार क्रांति देखते हैं। एक बार ये खूनी क्रांति होती है तो इनको जो है इंग्लैंड छोड़ करके ये फ्रांस में शरण लेते हैं, ये और चार्ल्स प्रथम दोनों, चार्ल्स प्रथम के बेटे। तो एक ये क्रांति ये देखते हैं। दूसरी क्रांति ये भी, क्योंकि इनकी डेथ होती है 1679 में होती है और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति होती है। ये कहते हैं कि इस क्रांति में खून का एक भी कतरा नहीं गिरा था और काफ़ी बड़ी क्रांति थी, लेकिन खूनी क्रांति नहीं थी ये, बिल्कुल खून का कतरा भी नहीं गिरा था, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया है। तो हॉब्स ने 2 क्रांतियाँ देखी अपने जीवन काल में। ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कौन है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कौन है? ये हो जाएंगे हॉब्स। ये उपयोगितावाद, इन्होंने क्या कहा है? मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से विरत चाहता है। क्या कहते हैं? मनुष्य सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से विरति चाहता है, ऐसा कहकर ये उपयोगितावाद के पूर्व सूचक बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उपयोगितावाद के पूर्व सूचक जो हैं हॉब्स हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही हो रहा है आपका। लिवायथन किसको समर्पित था? तो लिवायथन, ये हिंदी में इसको लेवियाथन भी बोलते हैं। लेवियाथन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। लेवियाथन किसको समर्पित था? गोडाल्फिन को, चार्ल्स प्रथम को, या जेम्स प्रथम को, या चार्ल्स द्वितीय को? तो कौन है? जो हॉब्स का लिवायथन है ये गोडाल्फिन को समर्पित है। ये इंग्लैंड में लिखा गया था जब वो देश से जब वो फ्रांस में शरण लिए हुए थे। और इसकी डेट भी पूछी जाती है लिवायथन की। तो ये कहाँ? 1651 में लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? फ्रांस में लिखी गई थी, क्योंकि उस समय ये निर्वासित थे। और ये गोडाल्फिन को समर्पित थी। और चार्ल्स प्रथम की बात करते हैं तो इनको फांसी दी गई थी। तो वो 1649 में, तो उसे खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जबकि जेम्स प्रथम, जब इंग्लैंड में हॉब्स पैदा हुआ तब इनका जेम्स प्रथम का शासन चल रहा था। अगर चार्ल्स द्वितीय की बात करें तो ये चार्ल्स द्वितीय चार्ल्स प्रथम के बेटे थे। तो ये दोनों, चार्ल्स द्वितीय और हॉब्स, ये दोनों फ्रांस में शरण लिए हुए थे। इनको देश निकाला दे दिया गया था। तो और हॉब्स तो चले गए थे क्योंकि इनके सहयोगी, जो चार्ल्स प्रथम के सहयोगी थे, इनके समर्थक थे, उनको ढूंढा जा रहा था मारने के लिए, या जो भी है उनको सज़ा देने के लिए ढूंढा जा रहा था। तो इसलिए हॉब्स ने छोड़ दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय जो है ये जो है राजा बनते हैं। कब? 1660 में राजा बनते हैं वापस। जब वापस से राजतंत्र इस्टेब्लिश होता है इंग्लैंड में, तो 1660 में चार्ल्स द्वितीय राजा बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्च को राज्य के अधीन किसने किया? हॉब्स ने किया, या लॉक ने किया, या रूसो ने किया, या अरस्तू ने किया? किसने किया? तो चर्च को जो है राज्य के अधीन किया है हॉब्स ने।
हॉब्स ने चर्च को राज के अधीन किया। हॉब्स ने चर्च को राज के अधीन करते हुए निरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या किया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। निरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की। जबकि जो है लॉक ने चर्च को स्वतंत्र कर दिया था, राज्य से स्वतंत्र कर दिया था और कहा था कि जो है धर्म अंतरात्मा का विषय है, इसे बाइबल का प्रयोग इस पर नहीं करना चाहिए, बाइबल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है। तो ये लॉक का विचार है धर्म पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है, कौन मानता है? ऑप्शन है लॉक, रूसो, हॉब्स या रॉल्स। कौन मानता है? तो झगड़ालू जो हॉब्स का मानव, प्राकृतिक मानव है, वो कैसा है? झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है, ऐसा मानते हैं हॉब्स। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है। और इसको बोला है कि दीनहीन अकेला है, ऐसा बोला है। तो जो हॉब्स ने अपने प्राकृतिक मानव की दशा को बहुत ही मतलब गिरा हुआ दिखाया है, बहुत ही बेकार दिखाया, क्योंकि इस पर हॉब्स पर इंग्लैंड की परिस्थितियों का प्रभाव था इसके विचारों पर। क्योंकि इंग्लैंड में उस समय बहुत ज़्यादा क्रांति, उथल पुथल और शासक एवं जो ये जनसत्ता के बीच में, शासक सत्ता एवं जनसत्ता के बीच में बहुत ज़्यादा क्या संघर्ष चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके हॉब्स के विचारों में वो इंग्लैंड की छवि इनके विचारों में झलकती है। वैसे भी दार्शनिक को उसके समय के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ता है, क्योंकि जो उसका समय होता है उसके विचारों में उसके समय का जो देश काल का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो उसको समय के कॉन्टेक्स्ट में रख के ही हम किसी दार्शनिक को देखना पड़ता है हम लोगों को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं। जबकि इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था, किसने? रॉल्स ने। रूसो की जर्नल विल है, सामान्य इच्छा। और लॉक का है, लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है? इसमें सहयोग, सद्भावना, प्रेम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है? ऑप्शन है अरस्तु, लॉक, रूसो, हॉब्स। तो ये कथन है हॉब्स, ये कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबके सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। तो ये हॉब्स मानते हैं, क्योंकि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था जो है उसमें बहुत ही उथल पुथल रहती है। लोग एक दूसरे को मतलब लड़ाई लड़ते रहते हैं, ऐसा उनका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा प्राकृतिक मनुष्य को हॉब्स ने दिखाया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं। जबकि रूसो के अनुसार क्या है? आदर्श बर्बर है। इनका मानव जो है परमार्थी है, ईमानदार है। प्राकृतिक मानव परमार्थी है, ईमानदार है और सद्गुणी है। तो आदर्श बर्बर क्यों? क्योंकि सभ्य नहीं थे उस समय, और इसलिए, और लेकिन आदर्श था, वो बहुत परमार्थी था, ईमानदार था, बहुत सारे उसके अंदर सद्गुण थे, समानता थी, स्वतंत्रता थी, बहुत ही अच्छा था रूसो का प्राकृतिक अवस्था। और लॉक में सहयोग, प्रेम का भावना थी लोगों में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है, क्या विद्यमान है? देखते हैं ऑप्शन में। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानून दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्राकृतिक कानून विद्यमान होता है पर अधिकार नहीं होते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून जो है विद्यमान था, प्राकृतिक कानून वहाँ पर होता है, लेकिन क्या होता है कि बाध्यकारी शक्ति के अभाव में कोई कानून को मानता नहीं है, और कोई कानून को नहीं मानता था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था से बाहर जो है निकलने की
प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था व्याप्त थी और इसीलिए जो है इनको उस अवस्था से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ कानून तो थे पर कोई बाध्यकारी सख्त नहीं थी जो कि इन कानूनों को मतलब फॉलो करवा सके, रेगुलेट कर सके, तो मतलब फोर्स में ला सके, इन्फोर्स कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। तो अप्राकृतिक अधिकार वहाँ पर थे ही नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप, हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? राज्य बना, सरकार बनी, नागरिक समाज बना या उपर्युक्त सभी। तो जो हॉब्स का सामाजिक समझौता है इसके अनुसार राज्य भी बनता है, सरकार भी बनी है, नागरिक समाज भी बना है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जब जो है ये समझौता होता है, इसमें राज्य बनता है, सरकार बनता है, नागरिक समाज बनता है और इन तीनों को मिला करके कॉमनवेल्थ, इन तीनों को मिला करके इसको हॉब्स ने क्या कहा है? कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी है। कॉमनवेल्थ, तीनों को मिला करके कॉमनवेल्थ कहा है। तो उसी समझौते के जो तहत राज्य बना है, सरकार बनी है, नागरिक समाज भी बना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स का समझौता था, ऑप्शन है आपके सामने, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या ए एवं बी। क्या था? तो हॉब्स का समझौता कैसा था? हॉब्स का समझौता जो था एक पक्षीय था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी एक पक्षीय समझौते के तहत जो है राज्य भी बनता है, सरकार भी बनती है, राज्य सरकार और क्या बनता है? राज्य सरकार और जो है संप्रभु भी बनता है, तो नागरिक समाज भी बनता है। तो राज्य सरकार और नागरिक समाज इसी एक पक्षीय समझौते के तहत बन जाते हैं। इसमें राजा जो है शर्तों में नहीं रहता, इसलिए ये एक पक्षीय है, यानी कि सिर्फ नागरिकों के बीच में, जो वहाँ के लोग होते हैं उनके बीच में समझौता होता है। राजा इन शर्तों में बंधा हुआ नहीं है, राजा इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है, वो सभी शर्तों से बाहर उसको रखा गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स का व्यक्तिवादी होने का आधार क्या था? क्योंकि हॉब्स को व्यक्तिवादी बोला गया है, व्यक्तिवादी बोला गया है कि व्यक्तिवादी है, ये एक बहुत ज़्यादा नहीं है पर कुछ हद तक कहीं कहीं पर इसमें व्यक्तिवादिता दिखती है। तो उसका आधार क्या है? ऑप्शन है सामाजिक समझौता, निरंकुश राजतंत्र, राजा का सभी शर्तों से बाहर होना, राजा की संप्रभुता। तो जो ये हॉब्स है ये व्यक्तिवादी क्यों होता है? सामाजिक समझौते, जो इसका व्यक्तिवादी होने का आधार है सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता होता है। कारण है व्यक्तिवादी होने का कारण क्या है? सामाजिक समझौता है। आधार क्या है? दोनों चीज़ एक ही हैं, कुछ भी पूछ ले सामाजिक समझौता है। क्योंकि ये इसके सामाजिक समझौते में क्या है, इसने बोला है कि जो है प्रजा, जनता जो है राजा का विरोध नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ उस पर एक आधार पर विरोध कर सकती है। अगर जो है राजा जो जनता की, अपनी प्रजा के प्राण लेना शुरू कर दे या उसके प्राणों की रक्षा न कर पाए, तब जो है जनता जो है राजा का विरोध कर सकती है और यही कहकर ये जो है व्यक्तिवादी बन जाता है। तो व्यक्तिवादी होने का आधार क्या है? सामाजिक समझौता, क्योंकि सामाजिक समझौता आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। अगर हॉब्स का देखें तो आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन एवं अकेला रहता है। वहाँ पर क्या होता है? हर तरफ युद्ध का माहौल होता है। तो यहाँ आत्मरक्षा के लिए ही ये समझौता किया जाता है। हॉब्स अपने शासक को कहता है, हॉब्स अपने शासक को किस नाम से बुलाता है? लिवायथन, सत्ताधारी, जीवन रक्षक, उपर्युक्त कोई नहीं। तो हॉब्स अपने शासक को लिवायथन कहता है। लिवायथन इनकी बुक का भी नाम है और ये लिवायथन है, लेवियाथन भी इसको बोलते हैं सब, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। लेवियाथन। तो जो लिवायथन है, ये लिवायथन अपने राजा को लिवायथन के नाम से जानता है और इसको निरंकुश भी बोलता है और इसको लिवायथन बोलता है, निरंकुश बोलता है, संप्रभु भी बोलता है।
तो अगर संप्रभु, निरंकुश और या लिवायथन, लिवायथन ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो हॉब्स ने अपने शासक को लिवायथन कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उदारवाद का जनक, पूंजीवाद का जनक, व्यक्तिवाद का जनक, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि लॉक उदारवाद के भी जनक हैं, पूंजीवाद के भी जनक हैं, व्यक्तिवाद के भी जनक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में लॉक की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है इनकी? 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लेटर्स ऑन टॉलरेशन, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड उपर्युक्त सभी। तो जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं लॉक की फेमस पुस्तकें हैं। और इनको जो है, जो ये 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, इसमें इसके 2 खंड हैं, इसके 2 खंड हैं। खंड ए में क्या करता है, ये जो रॉबर्ट फिल्मर का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को खंडन करता है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है। और खंड खा में जो दूसरा खंड होता है, खंड खा में क्या करता है ये, कि ये जो हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र है, हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र है, इसका खंडन करता है। और फिर इसी में क्या करता है, अपने जो है राजनीतिक विचार देता है। खंड खा में ही राजनीतिक विचार भी अपने देता है। तो ये 2, तभी इसको जो है क्या है कि इसको कहा गया है कि जो ये है लॉक का 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, ये पुस्तक किस पर है? ऐसी 2 नाली बंदूक इसको बताया गया है कि जिसकी एक नाल फिल्मर पर तनी हुई है। फिल्मर, क्योंकि ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को रॉबर्ट फिल्मर ने किया था ना, फिल्मर ने प्रतिपादन किया था इसका, रॉबर्ट फिल्मर ने। तो 2 नाली बंदूक इसको बताया गया है, जिसकी एक नाल फिल्मर पर तनी हुई तथा दूसरी नाल किस पे, हॉब्स पर तनी हुई है। और तो इसको ऐसा बताया गया है। और ये वाहन कहता है, ये कथन भी वाहन कहता है, 2 नाली बंदूक। आप सिर्फ 2 नाली बंदूक करेंगे, बाकी आप इतना। 2 नाली बंदूक किससे है संबंधित? ये वाहन ने कहा है, वाहन ने ये कहा है। साथ में आगे ये एक और सेंटेंस स्टेटमेंट देते हैं कि यह पुस्तक अपने प्रकाशन के 2 पीढ़ियों तक इंग्लैंड एवं फ्रांस में बाइबल की तरह पूजी जाती रही। तो जो 2 ट्रीटीज हैं वो बाइबल की तरह पूजी गई 2 पीढ़ियों तक। कहाँ? इंग्लैंड एवं फ्रांस में। कहाँ पर? इंग्लैंड एवं फ्रांस में। इंग्लैंड एवं फ्रांस में। तो 2 पीढ़ियों तक ये है क्या, बाइबल की तरह पूजी गई। तो ये भी वाहन ने ही कहा है, ये स्टेटमेंट भी वाहन ने ही दिया है, इसी बुक के ऊपर 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसी पे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है? लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है? झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है, सहयोगी है, प्रेमी है, आदर्श बर्बर है, उपर्युक्त कोई नहीं। तो लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है? सहयोगी, प्रेमी। उसमें सहयोग, प्रेम, सद्भावना, ये सारे गुण हैं। जबकि आदर्श बर्बर रूसो का है। और झगड़ालू एवं दुष्कर्मी हॉब्स का प्राकृतिक मानव है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में प्राकृतिक अधिकारों का जनक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों के जनक को पूछ रहा है। हॉब्स हैं, हॉब्स या लॉक या रूसो या मिल। तो प्राकृतिक अधिकारों का जनक लॉक को माना गया है, जबकि रूसो जनरल विल से संबंधित हैं। सामान्य इच्छा। और ये निरंकुश हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। और मिल जो है स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं ये मिल महोदय। इन्होंने
स्वतंत्रता के बारे में एक हानि का सिद्धांत दिया है कि अगर जो है व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ करता है, हानि करता है समाज के लिए हानि, तभी जो है राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं करना चाहिए। और अगर वो थोड़ा बहुत स्वतंत्रता, जो छोटी मोटी हानि हो रही है, तो उसमें जो है सोशल डिसअप्रूवल से ही काम चला लेना चाहिए और उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा है मिल ने कि अगर थोड़ी बहुत जो है लोगों को दिक्कत हो रही है, समाज को थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वो परेशानी समाज को सहन कर लेनी चाहिए। यानी कि ये इतना ज़्यादा स्वतंत्रता के समर्थक थे कि थोड़ी बहुत अगर दिक्कत समाज को हो रही है व्यक्ति की जो है कुछ किसी कार्य से, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी सहन कर लेनी चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। यानी कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना चाहिए। छोटा मोटा के लिए बोला है, बड़े के लिए तो फिर राज्य हस्तक्षेप करेगा। आप इस पर भी वीडियोस बना रखा है मैंने, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को एक्यूरेट आंसर देने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया मैंने। प्राकृतिक अधिकारों के जनक लॉक हैं। अगला है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं हस्तांतरणीय, विभाज्य, अविकासात्मक, असमान रूप से प्राप्त। तो लॉक के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सी सही हो जाएगा। अविकासात्मक है, जो प्राकृतिक अधिकार है अविकासात्मक है, यानी कि इसका विकास नहीं होता। जैसे ये जन्म के समय मिलते हैं, जैसे ये जन्म के समय हमें मिलते हैं, वैसे ही हमें मृत्यु के समय तक ये वैसे ही रहते हैं। जैसे जन्म के समय रहते हैं, पूरी जो है लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में ये वैसे ही रहते हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और क्या ये अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनका विभाजन नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ये अहस्तांतरणीय होते हैं, यानी कि इनका हस्तांतरण नहीं हो सकता है कि हमारे जो हैं प्राकृतिक अधिकार हम किसी और को दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ये असमान रूप से प्राप्त है, नहीं, ये समान रूप से प्राप्त हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं गलत। ये सही है। प्राकृतिक अधिकार में हैं ये सभी, लेकिन गलत दिया है यहाँ पर। अहस्तांतरणीय होगा, अविभाज्य होगा और समान रूप से प्राप्त है, ऐसा होगा कि ये सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। इसमें कोई वर्ग, जाति, गरीब, अमीर, लिंग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं आएगा। ये सभी को जन्म से प्राप्त हैं। जैसे जन्म लेते ही हम शरीर के साथ पैदा होते हैं, तो शरीर के साथ साथ हम इन अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, ऐसा लॉक का मानना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक है, और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? पूर्व राजनीतिक है। पूर्व राजनीतिक है। यहाँ सामाजिकता होती है, वहाँ पर प्राकृतिक कानून होते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं, और लेकिन वहाँ पर क्या होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई सत्ता नहीं होती कि इन कानून को जो है लागू कर सके। तो वो कोई सरकार नहीं होती है। तो पूर्व राजनीतिक है, जबकि पूर्व सामाजिक नहीं है, सामाजिक है। और अगर हॉब्स की बात करें तो हॉब्स की जो है प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक है। वहाँ पर सामाजिक जो है समाज भी अभी जो है क्या नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं हुआ है, और राजनीतिक संस्था भी कोई फॉर्म नहीं हुई, कोई सत्ता भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है। तो ये हॉब्स के अनुसार है। हॉब्स ये अवस्था जो है हॉब्स के अनुसार है उनकी प्राकृतिक अवस्था, जबकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉक की संविदा द्विपक्षीय है, एक पक्षीय है, तीन पक्षीय है, चार पक्षीय है। तो लॉक की संविदा कैसी है? द्विपक्षीय है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पक्ष के जो है, जब एक पक्ष होता है तो इसमें क्या होता है, एक पक्ष के आधार पर बनता है राज्य बनता है, और जो है दूसरा होता है, संविदा होती है, उस पर सरकार बनती है, सरकार बनती है। जो पहला होता है, पहले समझौते के
आधार पर जो ये हमारी राज्य बनता है, एक से जो पहले से राज्य बनता है, ये स्थायी होता है। स्थायी होता है क्योंकि एक बार नागरिक समाज बन गए, एक बार जो है समाज के सारे नागरिक ने समझौता कर लिया कि ठीक है हम सब मिलकर के अपने अधिकार जो है किसी को देंगे, ऐसा इन्होंने कर लिया, तो ये स्थायी है, ये स्थायी रहेगा, ये फिर चेंज नहीं होगा। जबकि सरकार क्या है, सीमित है, ये स्थायी है। जो पहला समझौता है राज्य बना, ये स्थायी है। दूसरे समझौते से सरकार बनती है, ये सीमित है। क्योंकि सीमित क्यों है? क्योंकि ये शर्तों से बंधा हुआ है। ये प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, जनता की सहमति से बना है। अगर ये अपने जो है कर्तव्यों को, जो इसको दिए गए हैं जिम्मेदारियां, वो पूरा नहीं करेगा तो जनता इसको हटा देगी और दूसरा राजा चुन लेगी। और सरकार, इसलिए सरकार सीमित है क्योंकि ये सशर्त समझौता है। सशर्त समझौता क्या है कि शर्तें क्या हैं इसमें कि प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण, इसकी शर्तें क्या हैं? प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण, ये इसकी शर्तें हैं, प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण। तो अगर ये शर्तें राजा नहीं पूरा करेगा तो राजा को हटा दिया जाएगा, इसलिए ये सीमित है क्योंकि यहाँ पर शर्त रखी गई है। तो और इसीलिए वाहन क्या कहता है कि लॉक का जो है पूरा संपूर्ण दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। वाहन, ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। वाहन कहता है कि लॉक का संपूर्ण दर्शन, लॉक का संपूर्ण दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा जो है वाहन का मानना है। वाहन मतलब ऐसा कहते हैं। तो द्विपक्षीय है, एक से राज्य बनता है, दूसरे सरकार बनती है। सरकार सीमित है, राज्य स्थायी है। सीमित क्यों है? क्योंकि ये सशर्त है। सीमित क्यों है? क्योंकि सशर्त है, इसमें शर्त रखी गई हैं, सशर्त है, उसको शर्त पूरी करनी होंगी। और शर्तें क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है और लॉक के अनुसार जनता की सहमति। सरकार का आधार क्या है? जनता की सहमति है। वाहन का ये स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है। नोट डाउन कर लेंगे सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है? जस्ट अभी मैंने बता दिया, चलो फिर भी ये जो है किसने? वाहन महोदय ने कहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन राज्य या सरकार के लिए जनता की सहमति को आधार मानता है? ऑप्शन है आपके सामने, हॉब्स मानता है या लॉक मानता है या रूसो मानता है या मैकियावेली मानता है। तो जनता की सहमति को राज्य या सरकार गठित करने के लिए जनता की सहमति को आधार मानता है लॉक। लॉक कहते हैं कि जो है सरकार के लिए, राज्य या सरकार के गठन के लिए जनता की सहमति आवश्यक होगी। जनता की सहमति पर ही ये गठित होगा, बनेगा। धर्म आस्था का विषय है, बाह्य प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है। किसने कहा? ऑप्शन है रूसो, मैकियावेली, लॉक, हॉब्स। तो किसने कहा है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? लॉक के द्वारा। लॉक क्या करते हैं, जबकि हॉब्स ने क्या किया था? चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था और लॉक ने चर्च को राज्य से स्वतंत्र कर दिया है, यानी कि चर्च को पृथक कर दिया है राज्य से। और ये कहते हैं कि धर्म अंतःकरण का विषय है, बाह्य प्रयोग इस पर नहीं किया जा सकता है, बाह्य प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। जबकि इन्होंने क्या किया था? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने राज्य के अधीन कर दिया था चर्च को, राज्य के अधीन किसको? चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था हाउस महोदय ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और अंतिम वाणी एवं इससे युग की पहली गहन वाणी है। लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है एवं दूसरे युग की पहली, यहाँ पर दूसरा होगा, दूसरे युग की पहली गहन वाणी है। तो इसको
देखते हैं किसने कहा। वेपर ने कहा, वाहन ने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा, मैक्सी ने कहा। किसने कहा? तो ये कथन वेपर महोदय का है। वेपर महोदय का है कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है एवं दूसरे युग की पहली महान वाणी है। महान वाणी है, ये वेपर महोदय ने कहा है। क्योंकि जो है लॉक ने क्या किया था, चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया था, तो ये अंतिम वाणी हो गई। और क्या किया कि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद की महत्ता को स्थापित करते हुए आधुनिक काल का पहला विचारक बना था। तो इसीलिए वेपर ने इनको कहा है कि एक युग की अंतिम वाणी एवं दूसरे युग की पहली वाणी, पहली महान वाणी जो है साबित हुई है। लॉक का जो है ये जो लॉक ने अपना विचार दिए हैं इस पर कहता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेपर ने ऐसा बोला है। अगला है आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक जिसने श्रम का सिद्धांत दिया। मैकियावेली ने, रूसो ने, हॉब्स ने, लॉक ने। तो किसने जो है श्रम का सिद्धांत दिया? तो श्रम का सिद्धांत देने वाले लॉक महोदय हैं। लॉक ने ही श्रम का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा है कि कोई जो सार्वजनिक वस्तु होती है उसमें व्यक्ति अपना निजी श्रम मिला करके उसको निजी बना लेता है और कोई इस संपत्ति को छीन नहीं सकता। ऐसा लॉक ने बोला था कि कोई सार्वजनिक वस्तु में व्यक्ति अपना निजी श्रम मिला करके और इसको अपना बना लेता है तो ये उसका निजी जो है संपत्ति हो जाती है और कोई इसको छीन नहीं सकता, ऐसा लॉक ने बोला था। और इन्होंने धर्म की सहिष्णुता का भी जो है एक सिद्धांत दिया था लॉक ने। इन्होंने क्या किया था? धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत भी दिया था इनके द्वारा। कौन सा? ये एक श्रम का सिद्धांत दिया गया था, एक धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत भी दिया गया था। और हालांकि इन्होंने वैसे धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं लेकिन इन्होंने नास्तिकों, कैथोलिक होते हैं उनको और मुसलमानों को राज से निष्कासित कर देने के समर्थन में थे। क्योंकि ये क्या सोचते थे कि ये जो तीन लोगों, जो नास्तिक, कैथोलिक और मुसलमान, इनमें धार्मिक कट्टरता पाई जाती है और ये राज्य के लिए नुकसानदेह है। ऐसा जो है इनके ये विचार थे धर्म के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। किसने कहा? तो मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये कथन है किसका? रूसो का, लॉक का, हॉब्स का या वेपर का? तो ये कथन किसका है? ये कथन भी है रूसो का। रूसो महोदय ने बोला है क्योंकि ये इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को काफ़ी अच्छा माना है और इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे निजी संपत्ति, जो ही निजी संपत्ति का उदय हुआ तो उसमें व्यक्ति स्वार्थी हो गया, उसके सारे सद्गुण जाते रहे और वो जगह जगह जो है बेड़ियों से बनता गया। तो ये इनका रूसो द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। जबकि लॉक द्वारा जो है इनकी प्राकृतिक अवस्था में सहयोग प्रेम होता है और प्राकृतिक अवस्था में कानून होते हैं, अधिकार होते हैं। अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार में इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार दिया है। प्राकृतिक अधिकार जो है इनको प्राकृतिक अधिकारों का जनक माना जाता है और ये कहते हैं कि मनुष्य जो है कुछ अधिकार अपने जन्म के साथ ही लेकर के पैदा होता है। जैसे शरीर लेकर के वो पैदा होता है उसी तरह ये अधिकार भी लेकर के पैदा होता है। उनमें से कौन है? एक तो जीवन है और स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये तीन अधिकारों को इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत रखा है। प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत रखा है लॉक महोदय ने। ठीक है, ये हम लॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और जीवन और स्वतंत्रता दोनों को इसी के अंदर समाहित माना है, संपत्ति के अधिकार के अंदर समाहित माना है। इसलिए वाहन कहते हैं कि लॉक का संपूर्ण दर्शन जो है क्या है? पूंजी की सुरक्षा करना है, लोगों की जो है संपत्ति की सुरक्षा करना है, ऐसा जो है वाहन महोदय कहते हैं। तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार दिया है प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत और ये जो हैं अविभाज्य होते हैं, अहस्तांतरणीय होते हैं
और जो होते हैं अविकासात्मक होते हैं, समान रूप से सबको मिलते हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। जीवन और स्वतंत्रता दोनों को इसी के अंदर समाहित माना है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और रेगुलरिटी बनाए रहिए। मेन चीज़ जो है, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।